क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 12वें नंबर का। वो इस प्रकार पूछा गया वाइगोत्स्की के अनुसार वो है कार्य जो बालक अकेले के लिए अत्यधिक कठिन है, परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी के साथ सहायता से करना संभव होता है तो कहलाता है। ये चीज़ें तो पढ़ी हुई, इसे कैसे आसन विकास क्षेत्र, जिसे आप कह सकते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD कहते हैं इसे। तो ये वाइगोत्स्की से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देख रहे होंगे आप क्वेश्चन में यही तो कहा गया था, परंतु किसी प्रौढ़ का मतलब है अपने से बड़ा, वो अधिक कुशल हो, और जो भी साथी है उसकी सहायता से हम जो करते हैं ना उसे बोलते हैं यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जैसे ZPD कहते हैं, जैसे आसन विकास क्षेत्र भी कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। इसे ही कहीं ना कहीं हम ये नहीं बोलते क्या, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब देख लीजिएगा आपके सामने पर्यायवाची समीपस्थ का लय क्या है, ये आसन। ठीक है, तो इस प्रकार की कन्फ्यूजन करने के लिए ऑप्शन डाल दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं होगा। सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो देखिएगा, आंकड़ों का एकत्रीकरण किया जाता है, परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस निर्माण का कार्य किया जाता है, सत्य और सामान्यीकरण किया जाता है, सत्य में से सत्यापन भी किया जाता है और सामान्यीकरण भी। ठीक है, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया की जाती है, ये तो थॉर्नडाइक से संबंधित है। ये कहाँ से आ गई समस्या समाधान में, और थॉर्नडाइक करते हैं, रटने की बात है। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अधिगम एक क्या है, तो अधिगम एक हम ये कहेंगे व्यवहार और ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव होता है, उसे कहते हैं अधिगम। अगर देखा जाए ना सिंपल परिभाषा, तो व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। या व्यवहार में परिवर्तन, केवल ये भी कह देना तो भी चल जाता है, डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दे रखा है। देखिएगा, जो कुछ हम जानते हैं वो सब अधिगम होता है, ऐसा भी नहीं कह सकते। 3 नंबर को देखिए, प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और मापने योग्य होता है, ये कहना गलत हो जाएगा, ये मापने योग्य वाला ऑप्शन। बाकी विशिष्ट आयु स्तर तक सीमित होता है, ऐसा नहीं है, लर्निंग तो जीवन पर्यंत चलती रहती है, तो इसके लिए कहाँ सीमित हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको लॉजिक खुद से लगाने होते हैं। ठीक है, कि इस प्रकार भी बात कही जा रही है, ऑप्शन के अनुसार अभी जाना होता है आंसर पे। और क्वेश्चन नंबर 15 पर देखिएगा, अधिगम के लिए सामाजिक निर्मितवाद। ठीक है, जिसे कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं, उपागम की विशेषता क्या होती है। देखिएगा, जब भी निर्मितवाद आ जाए ना, जेनर ब्रूनर वाइगोत्स्की जीन पियाजे ये सभी संबंधित हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देखिए, और ऑप्शन अधिगम के लिए बालक संज्ञान पर बल देता है, ऐसा नहीं, अधिगम के लिए सूचना प्रक्रम पर बल देता है। तो देखिएगा, ये है ना अधिगम, ये अधिगम गलत है। ये सूचना प्रक्रम आपको पता है ये किससे पूछा है, जैसे बोलते हैं यहाँ पे तो प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन लर्निंग, और सूचना प्रक्रम का सिद्धांत है ना, ये किसका है आपको मालूम है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग कहते हैं, गलत लिख दिया, गहने क्यों लिख दिया, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग लिखना है, स्टर्नबर्ग। ये कहते हैं बच्चे का जो दिमाग होता है ना वो कंप्यूटर की तरह कार्य करता है, सूचना प्रक्रम मॉडल बोलते हैं शायद उसे, जब रॉबर्ट स्टर्नबर्ग पढ़ेगा ना उसमें ही आता है। तो ये गलत हो गया। ठीक है, अधिगम नहीं आता ये। अधिगम के लिए अनुभव पर बल देता है, ये भी गलत। देखो सिंपल सा लॉजिक ये है कि इसमें टीचर फैसिलिटेटर होता है, यानी सहायक करता वाला कह सकते हैं, या सुविधा प्रदाता होता है, वो बच्चे खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम दे दी जाती है, बच्चा खुद से ही सोल्व करके लाते हैं। ठीक है, या उन समूह के रूप में कार्य करके या कैसे भी करके, तो बच्चे खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं, ऐसा ही कहते हैं रचनावाद वाले। ये है ना कंस्ट्रक्टिविस्ट, इसका मतलब ही रचनावाद होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही था। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो 16वें नंबर का। देखिएगा, इसमें क्या पूछा, कोलबर के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरीकरण, यानी जैसे आप यथीकरण कह रहे हैं, या प्रदर्शित नहीं करता है, और बालक नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार एवं दंड नियंत्रित करता है। जब भी पुरस्कार और दंड आ जाए ना, इसका मतलब होता है रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट कह रहा है। लेकिन हम जब पूर्व परंपरागत की अवस्था पढ़ते हैं आपके लॉरेंस कोलबर की, तो उसमें 2 स्टेजें आती हैं। पहले नंबर की होती है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, यानी वही है दंड एवं आज्ञाकारिता, उसी कह रहा है ये पुरस्कार एवं दंड से नियंत्रण। तो वो पूर्व परंपरागत की विशेषता होती है, यानी कह सकते हैं पूर्व परंपरागत में 2 अवस्थाएं आती है, पहले नंबर की दूसरे की। जो पहली होती है मैं कह रहा हूँ जैसे कह रहा है ना ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, वो यही है, यही पूछा है इसने। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, बाकी पूर्व जो परंपरागत होगी नहीं, पश्चिम परंपरागत होगी नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 एक बालक जो किसी एक विशेषता, यानी जो विशेषता मतलब लक्षण कह रहा है, जैसे दुश्चिंता या सामाजिकता में उच्च और निम्न है, बाद के वर्षों में भी इसी तरह का रहता है, तो यह कथन निम्न में से किसको महत्व बल देता है। देखिएगा, ये क्वेश्चन है ना, ये आपके आनुवांशिकी से संबंधित है।
अगर आपने ध्यान दिया हो रीट L2 2018 ये क्वेश्चन पूछा था, या L1 में पूछा हो, कन्फर्म तो ये नहीं हो, लेकिन ये है 2018 की परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछा था कि मतलब कोई भी बालक है, उसकी एक विशेष क्षमता है, वह उच्च भी हो सकता है, निम्न भी हो सकता है, लेकिन ये बाद के वर्षों में भी इसी तरह का रहता है, तो ये निम्न में से किसको महत्व देता है? यानी अनुवांशिकी का मतलब समझ रहे हैं, जो पेरेंट्स के गुण आ गए ना आपके अंदर, तो वो आपके बाद के वर्षों में भी रहेंगे, समझ रहे हो ना, लंबे समय तक रहेंगे। कुछ इसी प्रकार का ये क्वेश्चन बनाया था, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कन्फ्यूजन करने के लिए इसमें दुश्चिंता, सामाजिकता ये सब दे दिए थे, हालांकि क्वेश्चन आसानी था। ये हम कहाँ से पूछा है आपको मालूम है? जब आप डेवलपमेंट पढ़ते हैं ना, विकास, तो उस विकास से ही क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। इनमें से बताइए कौन सा कथन चिंतन के बारे में या चिंतन के बारे में या विचिंतन के विषय में गलत है, वो बताइएगा, ठीक है। तो इनकरेक्ट बताना है, इसमें से कोई भी बता दीजिएगा जो गलत है चिंतन के बारे में। तो आप सभी ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा, उसी आधार पर मालूम पड़ेगा। देखिए पहला ऑप्शन, चिंतन में प्रतिमा और भाषा प्रयुक्त होती है, यानी जो इमेज होती है ना और लैंग्वेज होती है, ये अब हमारे चिंतन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये बात तो सही है। चिंतन एक प्रकार की सूचना प्रक्रमण प्रक्रिया होती है, ये बात सही है। चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का एक समुच्चय या सेट होता है, ये भी बात सही है। चिंतन और भाषा असंबंधित होती है, ये गलत है। चिंतन में भाषा, ये चिंतन और भाषा में असंबंधित नहीं होती, संबंधित होती है, ये गलत है। अगर आपने ध्यान दिया हो, चलो मैं छोड़ देता हूँ, उन्हीं आपने देखा होगा ना, जो जीने प्याजे और वाइगोस्की में दोनों में अंतर यही होता था। वाइगोस्की ये कहता था जो हमारे माइंड में पहले भाषा आएगी फिर उसके बाद विचार आता है, जीन प्याजे ये कहता है ना पहले चिंतन होगा फिर, यानी जो संज्ञानात्मक सोच होगी उसके बाद है उसकी भाषा आएगी। तो इस प्रकार का विवाद था, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ और टाइप से पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करता है यानी एनकरेज करता है? तो आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे, यानी आपको गहन प्रकार यानी डीप में पूछना चाह रहा है, तो इस प्रकार का कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा? जैसे आधा यानी 1/2 का प्रतिलोम क्या होता है, तो ये तो फिक्स है आंसर। न्यूनतम छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, ये भी फिक्स है। आधी मात्रा में चाय बनाने के लिए कितना दूध प्रयोग करेंगी, तो ये भी एक तरह से हम फिक्स कर सकते हैं। लेकिन योग यानी जोड़ना, व्यकलन घटाना का विलोम होता है, ये कहने का तात्पर्य क्या है? तो ये लॉजिक इसमें लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो। इसमें आपको चिंतन की गहन प्रकार की शैली को सोचना, उसी प्रकार से सोचना होगा। तो इस वजह से हम 4 नंबर पर जाएंगे। ये सिंपल सा लॉजिक ये है कि 4 नंबर ऑप्शन ऐसा है कि आपका दिमाग चलेगा, सिंपल सा लॉजिक ये है। इसके लिए आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, इसके लिए आपको तर्क देने होंगे। तो तर्क वितर्क होते हैं यानी आपके माइंड में, तो नीचे तौर से ये आपकी एक गहन प्रकार की शैली का प्रोत्साहित वाला जो था ना कि इस प्रकार का चिंतन हो, तो वो यही प्रश्न होगा जो गहनता के साथ सोचने वाला, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिएगा सभी ऑप्शनों को देखते चलते हैं। जैसे ये कह रहा है कि यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है, ये बात तो सही है। इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, सही बात है। इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं होता, ये बड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें निदानात्मक, उपचारात्मक जो होते हैं ना, APS ये सभी इंक्लूड होते हैं इसमें, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये आपका इंक्लूड नहीं होता है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, दोनों ही जो भी टेक्निक यानी प्रविधियाँ होती हैं उन सभी का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत था, बाकी सभी सही थे। गेने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर क्या है? जो रॉबर्ट गेने, इन्होंने सीखने की पदानुक्रमी दी थी, जिसे हायरार्किक थ्योरी बोलते हैं लर्निंग की, लर्निंग इन द हायरार्किक यहाँ पर तो प्रपोज लिख रखा है, और इसे बोलते हैं सीखने की पदानुक्रमी, ठीक है। इसे लर्निंग की हायरार्किक थ्योरी बोल देते हैं। तो इनमें 8 स्टेप हुआ करते थे। तो इनमें से जैसे मैंने याद कर रखा है SSC वर्सेस DCRP, तो जो लास्ट का स्टेप होता है ना, यही होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये समस्या समाधान वाला होता है ना लास्ट स्टेप, इसे ही हम उच्चतम स्तर कहते हैं। निम्नतम कहेंगे इस वाले को, सिग्नल लर्निंग को, ये होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग के द्वारा सीखना। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं होगा? देखिएगा, अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें ना, जैसे दुश्चिंता है, एंजाइटी, तो आपकी इंटरनल हो सकती है यानी आंतरिक। उपलब्धि की आवश्यकता, ये भी इंटरनल हो सकती है। आकांक्षा स्तर यानी इच्छा एक तरह से, तो ये भी आपका इंटरनल हो सकता है। लेकिन प्रशंसा है ये बाह्य होगी, ठीक है, प्रेज बोल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 24 नंबर का, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण या जिसे पद कह रहे हैं वांछनीय नहीं है? यानी जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है ना, इंडिविजुअल डिफरेंस, तो इनके बारे में कौन सा चरण है वो गलत है।
अगर सभी ऑप्शनों को आप ध्यान से पढ़ें तो हम ये कहेंगे सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना, ये वाला गलत हो जाएगा, इस प्रकार नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। विकास के पक्ष जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होती है। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ये हमें समग्र एवं साकल्यता जिसे संपूर्णता कह रहे हैं उससे संबंधित होगी, यानी इंग्लिश में कहेंगे इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिकली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, बालक की विवेचना यानी तर्क कह सकते हैं तार्किक नहीं है, यानी जो बालक है उसकी विवेचना कैसी नहीं है, तार्किक नहीं है, और यह अंतर्ज्ञान अंतर्बोध पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। व्याजी के अनुसार संज्ञानात्मक की किस अवस्था की बात हो रही है, यानी बच्चा तार्किक नहीं कर पा रहा है, यानी बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, सिंपल सा लॉजिक ये है। आप बताइएगा किस अवस्था में आएगा ये। अगर आपने ध्यान दिया हो, देखिएगा इसमें एक शब्द दिया था अंतर्ज्ञान, वो अंतर्ज्ञान को यहाँ पे इंट्यूटिशन कह रहा है। तो देखिएगा ये 2 नंबर की अवस्था की विशेषता हो जाएगी। और अगर आपने देखो मैं लिंक कर रहा हूँ रीट 2018 में L2 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी अंतर्ज्ञान के नाम से। तो ध्यान रखना पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो 2 नंबर की होती है जीनबाजी की, इसकी 2 उप अवस्थाएं होती है। एक तो होती है प्री कॉन्सेप्चुअलेशन या कॉन्सेप्चुअलेशन ही होगी शायद, यही होगी उसका कॉन्सेप्चुअलेशन, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसी या तो कॉन्सेप्चुअलेशन ही बोलते हैं शायद, ठीक है, मैं कन्फर्म नहीं हूँ लेकिन बोलते हैं सही। और दूसरी होती है इंटूटिव। तो जो इंटूटिव वाली है ना इसकी बात कर रहा है जिसकी उम्र होती है 4 से 6 वर्ष, और जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है जिसकी उम्र होती है 2 से 7। तो ये दोनों अवस्था है ना, ये तो होती है आपकी कह सकते हैं 2 से 4 वर्ष, ये होती है 4 से 6 वर्ष। तो ये दोनों ही होती है जिनमें से बात की जा रही थी इस अवस्था की। और आप पढ़ के देख लीजिएगा, अंतर्ज्ञान या अंतर्बोध पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। तो समझ रहे हो ना, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वंचित बालक की नहीं है। तो आप इन सभी ऑप्शन को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे इनमें से वंचित बालक की नई विशेषता होगी, तो वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगी कि आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार कराना। तो ये ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। ये कह रहा है बहुबुद्धि यानी मन के फ्रेम ढांचे सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो वो हार्वर्ड गार्डन हो जाएंगे। इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था जिसे बोलते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 29 है, वो इस प्रकार पूछा है कि अधिगमकर्ताओं के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो हम कहेंगे जो भी योगात्मक आकलन होता है वो औपचारिक आकलन कहलाता है। तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है, यानी जो योगात्मक आकलन होता है वो आपका औपचारिक होता है। तो ये वाला सही है, बाकी सभी गलत हैं। 30 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है। तो अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो प्रदर्शन नहीं होगा, बाकी समस्या आधारित खोज और जो भी निर्देशित अन्वेषण खोज है ये तीनों हो जाएंगे, लेकिन प्रदर्शन नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।